इंडिया ये डिवर्सिटी वाला देश है ना, यहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग भी रहते हैं। ये आदिवासी लोग ही इस देश के असली निवासी हैं। इंडिया में 10 करोड़ 40 लाख से ज्यादा आदिवासी रहते हैं, जो भारत की आबादी का 8.6% है। पूरे देश में फैले हुए ये 200 से भी ज्यादा अलग अलग ट्राइब्स के साथ एक खूबसूरत पिक्चर जैसे लगते हैं। हर ट्राइब की अपनी अलग लैंग्वेज, अपनी कस्टम्स और अपनी ट्रेडिशंस होती हैं। ज्यादातर आदिवासी कम्युनिटीज पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में रहते हैं। ये इलाके शहर जैसे बदलते नहीं है। इन कम्युनिटीज ने सदियों से नेचर के साथ मिलजुल कर रहा है। उनकी जिंदगी उनके आसपास के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। उनका अपने लैंड और रिसोर्सेज से गहरा कनेक्शन उनके सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में दिखता है। उन्होंने एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स यूज करने के बेहतरीन तरीके निकाले हैं। उनका नॉलेज जो जनरेशन से चला आ रहा है, सस्टेनेबल लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिसेस जिनको मॉडर्न लाइफ में इग्नोर कर दिया जाता है, फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं। इंडिया के आदिवासी कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का एक सुंदर मिक्स है। ये मिक्स इतना यूनिक और डाइवर्स है कि हर एक ट्राइब अपनी अलग पहचान और अपना अलग रंग लेकर आती है, जो इंडिया के कल्चरल टेपेस्ट्री को और भी वाइब्रेंट बनाता है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट कोस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट तक, वो प्यूरे देश में है। हर रीजन अपने आप में एक अलग कहानी कहता है और हर कहानी में उनकी ट्रेडिशंस और रिचुअल्स की एक अलग ही चमक होती है। हर ट्राइब अपनी अलग पहचान के साथ इंडिया के कल्चर को और भी रिच बनाती है। उनके ट्रेडिशनल अटायर और एक्टिविटीज उनकी कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो उनकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनकी लैंग्वेजेस उनकी एंशिएंट ओरिजिन्स दिखाती हैं। ये लैंग्वेजेस सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं, बल्कि उनकी हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को भी जिंदा रखती हैं। बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से चलते हैं, जिसमें जस्टिस और डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होता है। ये सिस्टम्स उनकी सामाजिक और कल्चरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मददगार होते हैं। ये सिस्टम्स मॉडर्न गवर्नेंस को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से हम सस्टेनेबल और इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका कल्चर भी डाइवर्स है। हर फेस्टिवल और कल्चरल प्रैक्टिस उनकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो उनकी कम्युनिटी को एक साथ बनाए रखता है। म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आर्ट फॉर्म्स उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हैं और उनकी ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाते हैं। ये आर्ट फॉर्म्स नॉलेज, हिस्ट्री और वैल्यूज को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। स्टोरी टेलिंग के जरिए उनकी विजडम और एक्सपीरियंसेस अगले जनरेशंस तक पहुंचती हैं। आदिवासी कम्युनिटीज का विजुअल आर्ट भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। हर पेंटिंग और स्कल्पचर उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। उनके घर, पॉटरी और कपड़ों पर इंट्रिकेट पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और उनके आर्टिस्टिक स्किल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये डिजाइन्स, जो अक्सर नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं, उनके आसपास के एनवायरनमेंट से उनके कनेक्शन को दिखाते हैं। नेचर के प्रति उनका रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग इन डिजाइन्स में नजर आता है। गोंड आर्ट, जो सेंट्रल इंडिया में फेमस है, एनिमल्स, बर्ड्स और डीटीज की वाइब्रेंट डिपिक्शंस के लिए जाना जाता है। ये आर्ट फॉर्म उनकी मिथोलॉजी और फोल्कलोर को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। वॉरली पेंटिंग्स, जो महाराष्ट्र में होती हैं, अपने सिंपल स्टाइल में ट्राइब की डेली लाइफ और बिलीफ्स दिखाती हैं। ये पेंटिंग्स उनकी सोशल लाइफ और रिचुअल्स को एक यूनिक तरीके से कैप्चर करती हैं। ज्यादातर आदिवासी कम्युनिटीज फॉरेस्ट्स के पास रहते हैं। ये फॉरेस्ट सिर्फ उनके लिए काम करने की जगह नहीं है, बल्कि उनके घर, उनके सेक्रेड स्पेसेस और उनकी लाइफ का बेस हैं। इन फॉरेस्ट्स में उनका हर दिन नेचर के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाता है, जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर जानवर उनकी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। सदियों से उन्होंने इन इकोसिस्टम्स के बैलेंस को समझा है। उनका ट्रेडिशनल नॉलेज प्लांट्स, एनिमल्स और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ये नॉलेज उन्हें सिर्फ सर्वाइव करने में मदद नहीं करता, बल्कि उन्हें फ्लोरिश करने का रास्ता भी दिखाता है। हर जनरेशन अपने आने वाली जनरेशन को ये नॉलेज पास ऑन करती है, इंश्योरिंग कि ये विजडम कभी खत्म ना हो। उनके घर, जो अक्सर बंबू, वुड और थैच से बनाए जाते हैं, उनके सराउंडिंग्स में घुल मिल जाते हैं। ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होते, बल्कि उनके कल्चर और ट्रेडिशंस का एक जीता जागता एग्जाम्पल होते हैं। हर घर की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में उनका डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल मटेरियल्स और क्लाइमेट काम आता है।
उनकी लाइफस्टाइल जो एग्रीकल्चर, हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड करती है, नेचर की रिदम से जुड़ी हुई है। हर सीजन के साथ उनकी एक्टिविटीज भी चेंज होती हैं, इंश्योरिंग कि उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर मिनिमल हो। यह कनेक्शन उन्हें एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है, जहां वो नेचर की साइकिल्स को डीपली रिस्पेक्ट करते हैं। वो एग्रीकल्चर का वो फॉर्म यूज करते हैं जो अर्थ की नेचुरल साइकिल्स की रिस्पेक्ट करता है। उनके फार्मिंग प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल होट हैं, जहां वो सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं और वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं। यह प्रैक्टिसेस उन्हें लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झुम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, आदिवासी कम्युनिटीज में कॉमन है। इस मेथड में वो एक पीस ऑफ लैंड को कुछ सालों के लिए यूज करते हैं और फिर उसे रिजेनरेट होने देते हैं। यह प्रैक्टिस उन्हें डाइवर्स क्रॉप्स ग्रो करने का मौका देती है, इंश्योरिंग कि उनका डाइट बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस रहे। इस मेथड में फॉरेस्ट लैंड के छोटे छोटे पीसेस क्लियर किया जाता है कल्टीवेशन के लिए और फिर लैंड को नेचुरली रिजेनरेट होने दिया जाता है। यह प्रोसेस सोइल फर्टिलिटी को रेस्टोर करता है और बायोडिवर्सिटी को एनहांस करता है। इस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने रिसोर्सेज को रिन्यू करते हैं। यह सस्टेनेबल प्रैक्टिस, जिसकी फॉरेस्ट्स पर इम्पैक्ट के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, जनरेशन से इन कम्युनिटीज को सस्टेन कर रहा है। इन प्रैक्टिसेस के थ्रू वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, इंश्योरिंग कि उनका वे ऑफ लाइफ फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी प्रिजर्व्ड रहे। यह दिखाता है कि उन्हें नेचर के साथ हार्मनी में रहने की कितनी समझ है। उनका हर एक्शन, हर डिसीजन नेचर के साथ एक डीप अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। ये उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड में भी रेलेवेंट बनाता है। उनके हंटिंग और गैदरिंग प्रैक्टिसेस भी सस्टेनेबल हैं। ये प्रैक्टिसेस उन्हें सिर्फ फूड और रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उन्हें नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन भी बनाते हैं। हर हंट और गैदर उनके लिए एक सीक्रेट एक्ट होता है, जहां वो नेचर के गिफ्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। वो सिर्फ उतना ही हंट और गैदर करते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है, ताकि ये रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल रह सके। ये अप्रोच उन्हें एक सस्टेनेबल और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीने का रास्ता दिखाता है, जहां वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। आदिवासी कम्युनिटीज के लिए नेचर सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक लिविंग एंटिटी है जिसका रिस्पेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यह कनेक्शन उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो उन्हें अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने में मदद करता है। उनका जीवन, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हर दिन हर पल वो प्रकृति के साथ जीते हैं, उससे सीखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। यह बिलीफ उनकी प्रैक्टिसेस और वर्ल्ड व्यूज में दिखता है। उनके हर एक रिचुअल और कस्टम में प्रकृति का एक अहम रोल होता है। उनके लिए प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। उनके त्योहार, उनके उटिया साहब, सब कुछ प्रकृति के आसपास घूमता है। हर एक प्रक्रिया में वो प्रकृति को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। वो खुद को नेचुरल वर्ल्ड का एक पार्ट मानते हैं, जो सारे लिविंग बीइंग्स से कनेक्टेड है। उनका मानना है कि हर एक जीव, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो या जानवर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस उन्हें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाता है और उन्हें सिखाता है कि कैसे एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। उनके रिचुअल्स और सेरेमनीज अक्सर नेचर वर्शिप से रिलेटेड होते हैं। यह रिचुअल्स उन्हें प्रकृति के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। हर एक रिचुअल में वो प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। ये रिचुअल्स उन्हें याद दिलाते हैं कि प्रकृति उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स और एनिमल्स सब सेक्रेड माने जाते हैं और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। ये सेक्रेड एंटिटीज उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर एक पेड़, हर एक नदी, हर एक पहाड़ और हर एक जानवर उनके लिए पवित्र है। उनका मानना है कि इन सब में एक डिवाइन एनर्जी होती है, जो उन्हें जीवन जीने की शक्ति देती है। ये वर्ल्ड व्यू मॉडर्न सोसाइटी के एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग है, जहां मॉडर्न सोसाइटी प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स मानती है, जिसका यूज इकोनॉमिक गेन के लिए किया जा सकता है। वहीं आदिवासी कम्युनिटीज प्रकृति को एक जीवंत एंटिटी मानती हैं। उनका मानना है कि प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है और उसकी रक्षा करना उनका फर्ज है। जहां मॉडर्न सोसाइटी नेचर को ह्यूमन से अलग मानती है, जिसका यूज इकोनॉमिक गेन के लिए किया जा सकता है, वहीं आदिवासी कम्युनिटीज सारे लिविंग बीइंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानते हैं। उनका मानना है कि हर एक जीव, चाहे वो पेड़ हो,
पौधा हो या जानवर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस उन्हें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाता है और उन्हें सिखाता है कि कैसे एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। उनका ट्रेडिशनल नॉलेज जो जनरेशन से चला आ रहा है, नेचुरल वर्ल्ड की उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। ये नॉलेज उन्हें प्रकृति के साथ जीने का तरीका सिखाता है। हर एक जनरेशन अपने अगले जनरेशन को ये नॉलेज पास ऑन करती है ताकि वो भी प्रकृति के साथ जीने का तरीका सीख सके। उन्हें प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एनिमल्स के बिहेवियर और इकोसिस्टम्स के बैलेंस के बारे में बहुत नॉलेज है। ये नॉलेज उन्हें प्रकृति के साथ जीने का तरीका सिखाता है। हर एक प्लांट, हर एक जानवर और हर एक इकोसिस्टम उनके लिए एक टीचर है जो उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ये नॉलेज, जिसे अक्सर फोल्कलोर या सुपरस्टिशन मान लिया जाता है, आज के वर्ल्ड में बहुत वैल्यूबल है। ये नॉलेज उन्हें प्रकृति के साथ जीने का तरीका सिखाता है। हर एक फोल्कलोर, हर एक कहानी उन्हें प्रकृति के साथ जीने का तरीका सिखाता है। ये नॉलेज उन्हें प्रकृति के साथ जीने का तरीका सिखाता है। जैसे जैसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज की कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, ह्यूम आदिवासी कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये नॉलेज उन्हें प्रकृति के साथ जीने का तरीका सिखाता है। हर एक जनरेशन अपने अगले जनरेशन को ये नॉलेज पास ऑन करती है ताकि वो भी प्रकृति के साथ जीने का तरीका सीख सके। ये नॉलेज उन्हें प्रकृति के साथ जीने का तरीका सिखाता है।